हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों। आज फिर से मेरा मोटिव है बोलने का, वही जो मैं अपनी पिछली स्पीच में बोला था कि दूरदर्शी बनो। अब इसकी आपको एक ताज़ा उदाहरण देना चाहूँगा मैं। अभी 2-3 दिन पहले एक खबर 2-3 न्यूज़ चैनलों पे चल रही है। टीवी न्यूज़ चैनल तो मैंने एक्चुअली देखे नहीं, तो मैंने उनके इंटरनेट पे वेब ऑफ़िशियल पेज देखे थे। एनडीटीवी, आज तक और इंडियन एक्सप्रेस। तो इनमें एक न्यूज़ चल रही है कि in the new bill launched in 47 mandis in MP और सिहोरा, हारदा, होशंगाबाद and शिवहर. In these districts 120 farmers crop has been looted by the businessmen. यानी कि लगभग 120 किसानों को चूना लगा दिया गया है बिजनेसमैन द्वारा। कैसे? उन्होंने लगभग 2 करोड़ की फसल खरीदी, चेक दिए और वो चेक बाद में बाउंस हो गए। अब वो तो चेक देके चले गए। अब बाद में किसान अब उन व्यापारियों को कहाँ से ढूंढें और क्या लीगली एक्शन लें? आप समझ सकते हो मेरी बात में क्या कहना चाहता हूँ। और यही इस बिल में आगे होगा। इसीलिए किसान रिकमेंड कर रहे हैं कि इस कानून को रद्द किया जाए और एमएसपी को लेकर एक नया कानून बनाया जाए। तो दोस्तों, कुछ फ्रेंड्स का कहना है कि अगर न्यू बिल से किसान को इतना ही लॉस है, तो जो अभी मौजूदा व्यवस्था चल रही है, जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है, तो उससे किसान इतना दुखी क्यों है? क्यों किसानों की खबर आती है सुसाइड करने की? तो इसके बारे में मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा दोस्तों कि जो मौजूदा व्यवस्था है वो बिल्कुल ही सही नहीं है और ये जो व्यवस्था है ये चेंज करने की ज़रूरत थी। लेकिन ये व्यवस्था चेंज करने की ज़रूरत थी, ना कि ये व्यवस्था ख़त्म करने की ज़रूरत थी। न्यू बिल में यही हो रहा है कि इस व्यवस्था को ख़त्म ही कर दिया गया है। खैर, अब आ, कल फिर से मीटिंग है किसानों की कृषि मंत्री के साथ, तो होप कि कल कोई रिज़ल्ट निकलेगा। अब जो मौजूदा व्यवस्था है उसके बारे में मैं आज थोड़ा बोलना चाहूँगा। हमने हिस्ट्री की बुक में पढ़ा होगा बचपन में कि पुराने ज़माने में अक्सर कहा जाता है कि भारत सोने की चिड़िया था। तो उस टाइम क्या था कि जो गांव थे वो अपने आप में संपूर्ण एक इकाई थी। कहने का मतलब कि वो शहरों पे निर्भर नहीं थे। गांव में अलग अलग वर्गों के लोग जैसे रहते थे, शहरों में भी रहते थे, ऑब्वियसली गांव में भी रहते थे। तो अब जो कोई लोहार है वो किसान से अनाज ले लेता था, अनाज के बदले में अपना लोहे का सामान देता था। कोई कुम्हार है जो लकड़ी का काम करता है, वो अपना लकड़ी का सामान दे देता था। ऐसे ही और जो भी वर्गों के लोग हैं वो आपस में ऐसे लेन देन करते थे। मतलब आपस में लेन देन वो इस तरह से करते थे कि तू मेरा सामान ले ले, मैं तेरा सामान ले लेता हूँ। ऐसे ही किसान अपना अनाज के बदले में औरों से अपने घर की ज़रूरतों का सामान ले लेता था। तो कहने का मतलब कि करेंसी का तो गांव वालों को बिल्कुल पता ही नहीं था कि करेंसी क्या होती है। बिना करेंसी के ही इतना अच्छे से काम चल रहा था। और इसकी मैं इवन मैंने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि हम तो बात करते हैं उस काल की जब भारत सोने की चिड़िया था। शायद मुगलों से भी पहले की बात होती है ये। लेकिन जब बचपन में मैं छुट्टियां बिताने अपने पुश्तैनी गांव जाता था, डैडी लेके जाते थे मुझे।
तो वहाँ पे जब किराने वाले से कोई सामान लाना होता, ख़ासकर हमने बच्चों ने कोई टॉफ़ी चॉकलेट वग़ैरह लेनी होती, तो हमारी बेबे जी क्या करती थी कि हमें एक बड़ी-सी बाटी में कुछ गेहूँ के दाने भर के दे देती थी कि ये उस किराने वाले को दे देना, बदले में वो आपको ये सामान दे देगा। तो मुझे ये बड़ा अजीब लगता था क्योंकि मैं तो ख़ैर शहर में ही पला-बड़ा हूँ, वहाँ तो शहरों में तो करेंसी ही चलती थी। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि कैसे ये लोग बिना करेंसी के एडजस्ट कर रहे हैं, बिना पैसे लिए लेन-देन करते हैं। लेकिन वो उनका कोई सिस्टम होगा, उन्होंने बड़े बुज़ुर्गों ने तय किया होगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब तक गाँव शहरों से लिंक नहीं थे, वो अपने आप में एक संपूर्ण इकाई थे, वो आत्मनिर्भर थे। जिस आत्मनिर्भर की निर्भरता की बात करते हैं ना, आज हमारी गवर्नमेंट करती है, हमारे पीएम करते हैं, तो सही मायने में उस समय वो गाँव आत्मनिर्भर थे, वो शहरों पे डिपेंड नहीं थे। और ये जो मौजूदा व्यवस्था है, ये कुछ इस तरह डिज़ाइन किया गया कि गाँव को ज़्यादा से ज़्यादा शहरों में कन्वर्ट करो, जितना ज़्यादा हो सके गाँव के लोगों को शहरों में बुलाया जाए क्योंकि शहरों में कारखाने होते हैं, वहाँ मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती है। इसकी मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। अ, रघुनाथ राजन जी की एक रिपोर्ट थी डॉक्यूमेंट ऑफ नेशनल स्किल, जिसमें उनका ये दावा था कि 57% से 38% तक जो पॉपुलेशन गांव की है वो हमने शहरों में लेके आनी है। पहले इवन 18% तक वो कह रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने बोला कि नहीं, 38% तक जो विलेज है वो हम शहरों में लेके आएंगे। तो इस सिस्टम कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपने खेती को ख़त्म करना है। ख़त्म कैसे करना है मतलब, गांव में जो किसान हैं वो अपनी ज़मीन के खुद मालिक होते हैं, और ये सिस्टम ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि लोग खेती छोड़ने को मजबूर हो जाएं, सरकार उनकी ज़मीनें एक्वायर करके कॉरपोरेट को दे और कॉरपोरेट अपने अंडर ज़मीन कवर करके फिर खेती करवाएं, अपने खेतों में मज़दूर रखें। बाहर विदेशों में ऐसे ही होता है। अमेरिका और यूरोप में तकरीबन जो किसान हैं वो अब खेती छोड़ चुके हैं, और वहाँ पे ऐसा ही होता है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ अपने नीचे मज़दूरों को रखती हैं जो खेती करते हैं, और अपने अंडर अपनी देख रेख में वो सारा कुछ करवाती हैं। जबकि भारत में ऐसा नहीं है अभी तक। भारत में किसान अपनी ज़मीन के मालिक होते हैं, अपनी मर्ज़ी से वो उगाते हैं जो उनका दिल करता है, ठीक है ना। और बड़े बड़े जो फार्म्स हैं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो करती हैं, तो इसमें भी किसान अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं, वे को कॉन्ट्रैक्ट पे दे या ना दे, ठीक है ना। लेकिन अभी कॉर्पोरेट का सिस्टम क्या है कि वो ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से या तो वो ज़मीन खरीदें, या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ज़रिए चतुराई से खेती को अपने अधीन करें और अपनी देखरेख में खाद्य पदार्थ का सारा बिजनेस संभालें। अब ये सिस्टम डिज़ाइन कैसे किया गया है, इसकी मैं आपको एक अच्छी उदाहरण देना चाहता हूँ कि किसान को, मैं इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं कहूँगा, लेकिन ये रणनीति ही ऐसी बनाई गई है कि किसान को धीरे धीरे ख़त्म करना है। कैसे? जैसे मैं इसकी एक आपको उदाहरण देना चाहूँगा। 1917 में गेहूं का जो दाम था वो 76 रुपये प्रति क्विंटल था, जो कि 2015 में बढ़कर 1450 रुपये प्रति क्विंटल हो जाता है। आज की डेट में ये 1975 रुपये है। तो अगर इसका 45 सालों का मूल्यांकन किया जाए तो टोटल 19 गुना किसान की जो है इनकम बढ़ती है। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट्स के ऑल सेक्टर की बात करें,
अगर हम सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बेसिक डीए की ही बात करें तो 120 से 150 गुना उनकी सैलरीज बढ़ी हैं 1970 से लेकर 2045 तक, 45 सालों में। एक टीचर की सैलरी बढ़ी है 280 से लेकर 320 गुना तक। एक कॉलेज प्रोफेसर्स की सैलरी बढ़ी है 150 से लेके 180 गुना तक। और आप देखो कि किसान की इनकम सिर्फ 19 गुना तक बढ़ी है। अगर 19 गुना सरकारी मुलाजमों की इनकम बढ़ी होती तो वो नौकरी छोड़ चुके होते। जैसे कि मैंने एक वीडियो शेयर की थी, उसमें कृषि विशेषज्ञ ने ये बात कही थी, बड़ा सुंदर उन्होंने तथ्य सामने रखा था। लेकिन किसान तो फिर भी सरवाइव कर रहे हैं कैसे तैसे करके। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि एक किसान की इनकम का कैलकुलेशन। अभी मैं 1 एकड़ ज़मीन की बात करूँगा। मान लो किसी के पास 1 एकड़ ज़मीन है और वो 1 एकड़ ज़मीन में गेहूँ उगाता है, तो उसका उत्पादन होता है 20 क्विंटल। 20 क्विंटल उत्पादन में जो उसकी लागत है वो कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये होती है। लेकिन मैं यहाँ पे मिनिमम लेकर चलूँगा, क्योंकि लोगों को लगता है कि नहीं जी, किसानों को तो सब्सिडियाँ दी जाती हैं सरकार द्वारा, ये है वो है, बहुत सहूलतें हैं। तो मैं मिनिमम 8 हज़ार रुपये लागत लेके चल रहा हूँ। उसके बाद टोटल जो सेल है, अगर एमएसपी के हिसाब से किसान बेचे मंडी में अपनी फसल, तो 39,500 रुपीज़ की उसकी सेल होती है। जिसमें से अगर उसकी 8 हज़ार लागत हम कम कर दें तो 31,500 रुपये की उसकी सेल होती है। और ये सेल 1 महीने की नहीं है, नोट करना ये बात, ये सेल 6 महीने की है। क्योंकि गेहूं की फसल अक्टूबर नवंबर में शुरू करते हैं और बैसाखी के करीब जाके गेहूं पकती है, तब कटाई होती है। बैसाखी के करीब जाके मंडियों में यह फसल आती है। तो 6 महीने किसान को अपनी जो मनी है वो ब्लॉक करके रखनी पड़ती है। उसके बाद 6 महीने के बाद उसे मिलता है 31,500 रुपये पर एकड़। और इसको 6 से आप डिवाइड करके देखो, यानी कि 5,250 रुपये 1 महीने में किसान की इनकम है। और अब हम आते हैं धान की तरफ। धान का जो एमएसपी है वो 1,850 रुपये है। धान की जो प्रोडक्शन है 1 एकड़ में वो 30 क्विंटल है। और 30 क्विंटल में किसान की लागत जाती है 16 से 18 हज़ार रुपये। लेकिन मैं मिनिमम 15 हज़ार रुपये लेके चलता हूँ। 15 हज़ार अगर मैं लागत लेता हूँ, टोटल सेल होती है 55,500 रुपये की। और इसमें से अगर मैं 15 हज़ार रुपये लागत कम कर देता हूँ तो किसान को जो बचता है वो 40,000। ये भी 6 महीने का है। और इसको अगर 6 से मैं डिवाइड करता हूँ तो 6,750 रुपये प्रति महीना। और धान और गेहूं की फसल को अगर मैं जोड़ लूँ, ऑन ईयर अगर मैं एवरेज निकालूँ 12 महीने की, तो एक मासिक आय किसान की सिर्फ 6,000 रुपये प्रति महीना है 1 एकड़ की। यानी कि अगर किसी के पास 5 एकड़ है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 रुपये कमाएगा, इससे ज़्यादा नहीं, 1 महीने में। और उसके लिए भी उसको सब्र करना पड़ता है, 6 महीने अपनी मनी ब्लॉकेज करके रखनी पड़ती है। और उसके लिए उसके पास चाहे पैसे हों या ना हों, उसको पेशेंस रखने पड़ेंगे। उसको पैसे नहीं हैं तो उसको कर्ज़ लेके खेती करनी पड़ेगी। फिर उसको कर्ज़ उतारने के लिए उसको वेट करना पड़ेगा कि कब फसल का टाइम आएगा, फसल पकेगी। और पकेगी भी नहीं पकेगी, क्योंकि आपको पता ही है कभी बाढ़ आ जाती है तो समझो सारी फसल डूब गई। और अब आप हिसाब ही लगा लो कि आज की डेट में किसान की इनकम ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 रुपये है। और 70% फार्मर्स इंडिया के ऐसे हैं जो 2 से लेकर 5 एकड़ तक ज़मीन पे खेती करते हैं। यानी कि 2 से लेकर 5 एकड़ तक ज़मीन के वो ऑनर हैं। 30% किसान ऐसे हैं जिनके पास 10 एकड़ ज़मीन होगी या 15 होगी या 20 होगी। उनका तो गुजारा चल जाता है, वो आपको पता ही है। वो तो इवन मैं उनको तो अमीरों में ही गिनूँगा। लेकिन वो 70% किसानों का क्या, जो वो सर्वाइव कर रहे हैं। ये मौजूदा सिस्टम है।
और हमारे लोग कहते हैं कि जी किसान तो आप पे बोझ हैं, आप उनको सब्सिडी दे रहे हो, ये करते हो, वो नहीं, बोझ नहीं है किसान, आप उनको निचोड़ रहे हो, दिन ब दिन निचोड़ रहे हो उनको आप। ये मौजूदा व्यवस्था है, तो इस मौजूदा व्यवस्था को सुधारने की ज़रूरत थी। और जैसे मैंने बताया कि और विभागों में 180-80 200 गुना इनकम लोगों की बढ़ी है, तो इस हिसाब से किसान की भी कम से कम 100 गुना इनकम तो बढ़ती। तो इस हिसाब से तो अभी 2015 से 20 से लेकर कम से कम 7600 रुपये प्रति क्विंटल प्राइस होना चाहिए था मिनिमम एमएसपी। और हाँ, एमएसपी के बारे में मैं एक बात आपको और बता दूं कि ये सिर्फ ऑन पेपर है। एक हमारे देश की व्यवस्था ये भी है कि यहाँ पे जो भी कानून नियम बनाए जाते हैं वो ऑन पेपर होते हैं, वो प्रैक्टिकली नहीं होते। यानी कि जो फसल सरकारी खरीद पे होती है, सरकार तो उसको एमएसपी पे खरीद लेती है, जो कि मुश्किल से 6-7% है। लेकिन एक्चुअल में जो बड़े बड़े सेलर्स आते हैं मंडी में फसलें खरीदने किसानी की, वो कभी भी एमएसपी पे नहीं खरीदते हैं। वो ज़्यादा पे भी खरीद सकते हैं, कम पे भी खरीद सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो कम पे ही खरीदते हैं, क्योंकि हमारे देश में किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है। किसानों को अपनी फसल बेचनी है, वो कम दाम पे भी बेचेंगे, क्योंकि उनको पैसे चाहिए होते हैं, क्योंकि 6 महीने से उनकी मनी ब्लॉक होती है। और सब्सिडी के नाम पे मैं इतना बता दूं कि सब्सिडी किसानों को ये है कि सिर्फ बिजली फ्री मिलती है पंजाब में। हरियाणा में मुझे पता नहीं, हरियाणा में शायद सस्ती होगी। उद्योगपतियों को बिजली थोड़ी महंगी होती है, हम घर में भी बिजली थोड़ी महंगी होती है, उद्योगपति को थोड़ी ज़्यादा महंगी होती है। किसानों को बिजली सस्ती होती है पंजाब में, तो खैर पंजाब गवर्नमेंट ने फ्री कर रखी है। लेकिन इसके अलावा एक और सब्सिडी होती है, जो भी स्प्रे, जो भी दवाइयाँ, जो भी खाद या जो भी बीज किसान खरीदता है, उसका जो एमआरपी होता है उसमें किसान को डिस्काउंट मिलता है। और वो जो डिस्काउंट किसान को मिलता है और एमआरपी का जो डिफरेंट है, वो जो लॉस है एक दुकानदार का, वो सरकार पूरा करती है। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि 2005 के बाद ये सब्सिडी भी ख़त्म हो चुकी है। और ये सब्सिडी क्यों ख़त्म हुई है? ये डब्ल्यूटीओ के नियमों के तहत ख़त्म हुई है, क्योंकि 2005 से भारत में डब्ल्यूटीओ के रूल्स लागू हो चुके हैं। डब्ल्यूटीओ के बारे में मैं आपसे अगले हफ्ते बात करूंगा। इसका मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसके बारे में मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ। अभी तक मैं जितनी जानकारी जुटा पाया हूँ, उससे मैंने काफ़ी इसे बारीकी से समझने की कोशिश की है कि ये जो विश्व व्यापार संस्था है, ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के देशों को निचोड़ रही है, एशिया के किसानों को निचोड़ रही है। और आपको पता है अमेरिका में और कनाडा में किसानों को कितनी सब्सिडी दी जाती है? भारत से कम 100 गुना ज़्यादा सब्सिडी वहाँ पे दी जाती है। उसकी भी मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा। और अभी जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि जो अभी एमपी की खबर आई है, जो किसानों के साथ धोखाधड़ी हुई है, उसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में अभी कर दूंगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि किस तरह से कि किसान एक इकाई होते थे, आत्मनिर्भर होते थे, लेकिन जैसे उनको शहरों के साथ जोड़ा गया, जैसे उनको बाज़ार के साथ जोड़ा गया, तो वो आत्मनिर्भरता तो उनकी ख़त्म हुई बल्कि वो कर्ज़दार होते जा रहे हैं। तो ये होता है दूर की ना सोचने का परिणाम। पिछली स्पीच में मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया था जहांगीर का, कि जहांगीर ने एंट्री दी ईस्ट इंडिया कंपनी को, और उसका परिणाम ये हुआ कि जहांगीर का वंश तो ख़त्म हुआ ही हुआ, और 200 साल भारत को भुगतना पड़ा। आपको उसके बाद आपको पता ही है कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ी हमारे फ्रीडम फाइटर्स को। और ये सब दूर की ना सोचने का परिणाम है। हम लोगों में यही कमी है, हम लोगों को नज़दीक का फ़ायदा दिखता है हमेशा, हम लोगों को दूर का नुकसान नहीं दिखता है, जिसका रिज़ल्ट हमें भुगतना पड़ता है बाद में।
और ये ग्रीन रेवोल्यूशन में भी हुआ, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया। तो मैं आपको धीरे धीरे सारी जानकारी बताऊंगा कि WTO क्या है, गेट क्या है, और ये असली जड़ है जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि एशिया के किसानों को ख़त्म कर रही है। और इस काम में मेरे साथ सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, मेरा पूरा ग्रुप है 4-5 फ्रेंड्स का, और धीरे धीरे वो भी आएंगे आपके सामने, अपने विचार रखेंगे। और इसके लिए हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया है आइडियोलॉजी, तो आप उसको सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश करूँगा हर संडे बोलने की, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की, लेकिन कोई संडे अगर मिस हो भी जाए तो मैं हर 15 दिन के बाद तो ज़रूर आऊँगा। और एक मिशन लेके हम लोग उतरे हैं कि हम अपनी आवाज़, और ये जो WTO का जो जाल है, ये जो ट्रैप है, ये पूरे देश में कोने कोने तक किसानों को पहुंचाएं, और इसका हल भी हम आपको बताएंगे। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि मैं पार्ट्स में मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि ये इतनी डिटेल में हमें जाना पड़ेगा, इतनी डीपली हमें जाना पड़ेगा कि पूरे 3-4 घंटे की लग जाएंगे अगर मैं बोलने लगूं। इसलिए मैं पार्ट्स में वीडियोस बनाऊंगा, और अगर मैं लिखने बैठ जाऊं तो मुझे कम से कम 2-3 दिन लगेंगे, और अब मुझे अपने सारे काम छोड़ने पड़ेंगे। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम बोल के इस मिशन को देश के कोने कोने तक पहुंचाएं। यूट्यूब पे हमारा चैनल बनाने का यही मकसद है कि यूट्यूब पे फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो वीडियोस को देखते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी ये जानकारी, हमारी ये बात देश के कोने कोने तक पहुंचे, देश के हर किसान तक पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले संडे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मैं नीचे कमेंट बॉक्स पे चैनल का लिंक दे रहा हूँ। सत श्री अकाल।